नमस्कार दोस्तों, 7 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो एडिटोरियल्स और भी डिस्कस करने लायक हैं, बट कुछ ऐसे एडिटोरियल्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन लिमिटेड या फिर कह लीजिए रिपीटेड होती है और कोई खास स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं। तो यही एक ऐसा आर्टिकल है, स्टैम्प आउट द कैंकर थॉटिंग डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी खतरे में है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बात की है और कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स है नहीं, इसलिए मैं इस आर्टिकल को स्क्रिप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि मैं आपसे बात करूंगा, रीवर्किंग नेट जीरो फॉर क्लाइमेट जस्टिस। भाई देखिए, यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे इंडिया और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर वेस्टर्न कंपनीज ये जोर डालने की कोशिश कर रही है कि आप अपने एमिशंस को कम करो। अभी एमिशंस को कम करने का मतलब ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज करना, और जब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तब आप अपने डेवलपमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आज तक के क्यूमुलेटिव एमिशंस में इंडिया बहुत कम है, पर कैपिटा ग्लोबल जो एवरेज है एमिशंस का उसमें इंडिया बहुत कम है। तो जब इंडिया हिस्टोरिकली एमिशंस के लिए इतना कम रिस्पॉन्सिबल है, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज इतना कम रिस्पॉन्सिबल है, तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो इतना प्रेशर पड़ रहा है क्लाइमेट को लेके, एमिशंस को कम करने को लेके, उसके रिस्पेक्ट में क्या किया जा सकता है उसके बारे में आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए गए हैं। इन पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है फिट एंड स्टार्ट्स। इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन थोड़ी अच्छी होनी शुरू हुई। ठीक है भाई, एक सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ एलओसी पे फरवरी में। उसके बाद लग रहा था कि चीज़ें अच्छी होंगी। पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है भाई, हम चीनी और कॉटन इंपोर्ट करेंगे इंडिया से। फिर एकदम से पाकिस्तान की तरफ से यू टर्न आया। अभी इस यू टर्न के चलते जो थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ रही थी वो खतरे में आ सकती है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। किस प्रकार से खतरे में आ सकती है इसको डिस्कस करेंगे। फिर तीसरी चीज़ है मेहम इन म्यांमार। म्यांमार में रिसेंटली 27 मार्च को मनाया गया म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस डे, और आपको बता दूं इंडिया की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे इस म्यांमार के आर्म्ड फोर्सेस डे को अटेंड करने के लिए। और उसी दिन म्यांमार की आर्मी ने 100 प्रोटेस्टर्स को मार दिया म्यांमार के अंदर। तो कुल मिला के ये जो म्यांमार में हो रहा है वो कैसे गलत है, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, बाकी कंट्रीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और जो फाइनल आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है द स्टार्ट ऑफ अ मोर अथॉरिटेरियन एरा। हांगकांग में डेमोक्रेसी वैसे तो देखिए कभी थी ही नहीं, आप कह सकते हो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी या पार्शियल डेमोक्रेसी थी। वो पार्शियल डेमोक्रेसी जिन नियम कानूनों के आधार पे थी, वो नियम कानूनों को यहाँ पे बदल दिया गया है। अब बात यहाँ पे ये है कि जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के, जिनका नाम है मार्क फ्राइजर साहब, ये प्रोफेसर हैं पॉलिटिक्स के एंड को डायरेक्टर ऑफ इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट एट द न्यू स्कूल। प्लस जेफरी वेस्टरस्टॉम जी ने भी यहाँ पे इनपुट्स दिए। ये प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन। इनका बोलना ये है कि देखिए हांगकांग में आपने नेशनल सिक्योरिटी बिल आया और लोगों की फ्रीडम को दबाया, चलिए वो एक अलग बात है, बट जो हांगकांग की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिस प्रकार से हांगकांग के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे, जिस प्रकार से हांगकांग के लोग के पास लिमिटेड प्रोटेस्ट करने की ताकत थी, उन सारी ताकतों को भी यहाँ पे चाइना की सरकार ने छीन लिया है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है आपके हांगकांग के अंदर, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं हांगकांग के अंदर, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि अब आने वाले समय में हांगकांग की जनता के पास कोई स्कोप ही नहीं बचेगा, आप कह सकते हो, इनकी पॉलिसी को अपोज करने का। ये यहां पे बात बोली जा रही है। मतलब आने वाले समय में जो कुछ भी चाइना की सरकार कर रही है, या फिर कह लीजिए चाइना के वो रिप्रेजेंटेटिव्स, चाइना के वो चमचे जो कि हांगकांग में बैठ के कर रहे हैं, उस चीज को अपोज करने का स्कोप अब नहीं बचेगा हांगकांग के लोगों के पास। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं फ्रेजर साहब ने, इनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस एडिटोरियल डिस्कशन को, पर उससे पहले थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन दोस्तों, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। वीडियो पे लाइक का बटन, अगर तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की किताब और सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अच्छी लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो रीवर्किंग नेट जीरो फॉर क्लाइमेट जस्टिस, along with comparable level of commitments there need to be equally comparable metrics for well-being। देखिए, अलग अलग देशों से ये बोला जा रहा है कि आप कमिटमेंट करो कि हाँ भाई हम क्लाइमेट जस्टिस के लिए कुछ करेंगे, हम अपने एमिशंस को कम करेंगे, इस प्रकार की चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं वेलबींग के लिए इक्विटी भी तो होनी चाहिए। आप कितना एमिशन करोगे, कितना एमिशन नहीं करोगे, इन सब चीजों में क्या कोई इक्विटी है? ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन प्लैनेट को बदल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप देखो
तो जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है, वो बहुत तेजी से नोटिस में आया 1981 के बाद। ओके, अब 1981 के बाद जब ये ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना सामने आया, उस समय तक इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए डेवलपिंग कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, क्योंकि 1981 के बाद से ही आप कह सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन शुरू हो चुका है। इंडिया की अगर आप बात करो तो इंडिया 1980 से पहले बहुत कम अर्बनाइज था। इवन अगर आप चाइना की भी बात करो, वैसे तो 1969 और 1970 में ही वो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बदल रहे थे, बट एक्चुअली में उनका अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन 1980 के बाद ही हुआ है। तो इस प्रकार की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना रियल डेवलपमेंट 1980 के बाद शुरू हुआ है, किया है। और 1980 के बाद एकदम से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। मतलब 1980 के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, वो उन एमिशंस के लिए बढ़ रही थी जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने की है। समझ गया बात को? तो हिस्टोरिकली ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है डेवलप्ड कंट्रीज, ना कि डेवलपिंग कंट्रीज। अब बात करते हैं 2015 में जब यूएन जनरल असेंबली का सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा डिस्कस हुआ 2030 का, पेरिस कॉन्फ्रेंस पे जब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को अडॉप्ट किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रेरोगेटिव्स हैं, इसको हमको क्लाइमेट जस्टिस में बदलने की जरूरत है। ठीक है, यहां पे बोलने की जरूरत यह है कि देखिए, इंडिया अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। इंडिया एक लोअर इनकम नेशन को बिलोंग करता है और मिडिल इनकम नेशन की तरफ अग्रसर है इंडिया। और कहीं ना कहीं इंडिया को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाना चाहिए जो गलती वेस्टर्न कंट्रीज ने की है। मतलब मोदी जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई देखो, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और आज की डेट में एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ये आपकी डेवलप्ड कंट्रीज का किया धरा है। उसके लिए आप सीधे सीधे इंडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दो, ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हमने अभी अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया है, हमने अभी अभी ग्रो करना शुरू हुआ है, हमारे इनकम लेवल्स अभी अभी बढ़ने शुरू हुए हैं, और इसी समय पे अगर आप हमारी ग्रोथ रोक दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहां देखिए क्या बोला जा रहा है। The Paris Agreement explicitly recognizes that peaking will take longer for such countries and is to be achieved in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty. पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पे साफ साफ ये बोल रहा है कि अगर आप पीकिंग मतलब एमिशंस पीकिंग की बात हो रही कि कौन से साल में आप अपने एमिशंस को मैक्सिमाइज करोगे। जैसे चाइना जैसी कंट्रीज बोलती है कि हम 2060 में करेंगे, इंडिया ने भी कोई सेट टाइमलाइन नहीं दी है। तो पीकिंग ऑफ द एमिशंस का मतलब ये होता है कि ये हमारे मैक्सिमम एमिशंस हैं, इस साल के बाद हमारे जो एमिशंस हों वो कम होने शुरू होंगे। अब जब 1980s के बाद ही इंडिया ग्रो करना शुरू हुआ है, तो अभी तो इंडिया की ग्रोथ चल रही है, बहुत सारे पैरामीटर्स को हम अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारे ग्रोथ के समय पे आप हमारे ऊपर ये बोझ डाल दोगे कि हम एमिशंस कम करें, तो हमारी तो ग्रोथ ही रुक जाएगी, और जब हमारी ग्रोथ रुक जाएगी तो हमारे देश के लोगों की कमाई रुक जाएगी। इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट साफ साफ ये बोल रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एक लिमिट से ज्यादा कम अपने एमिशंस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे अभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी कम करना है, और पॉवर्टी कम करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की जरूरत है, और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए एमिशंस भी बढ़ेंगे। ओके, लेकिन यहां पे चीजें गड़बड़ा रही हैं। चीजें कैसे गड़बड़ा रही हैं? दुनिया भर के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉरेन फंडेड है, वेस्टर्न फंडेड है। फिर दुनिया भर की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ये इंडिया के ऊपर और इंडिया जैसी और कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को मीट करो 2030 तक, आप अपने पर कैपिटा एमिशंस को कम करो। मतलब इंडिया के ऊपर, अभी सिर्फ इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डेवलपिंग कंट्रीज को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लेके चल रहा हूं। इंडिया के ऊपर और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत तगड़ा प्रेशर जा रहा है कि आप अपने एमिशंस को कम करिए। अब इंडिया को अगर अपने एमिशंस को कम करने की बात है, अगर बात की जाए, तो इंडिया के पर कैपिटा एमिशंस वर्ल्ड एवरेज के ऑलरेडी 1/3 है। मतलब अगर दुनिया भर में 100 यूनिट्स एमिशन होता है तो इंडिया वाले केवल 33 यूनिट्स एमिशन करते हैं पर पर्सन, पर पॉपुलेशन। ठीक है ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन आबादी भी काफी ज्यादा, 140 करोड़ के आगे हम लोग निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर आप पर कैपिटा एमिशन की बात करते हो तो इंडिया अपने इकोलॉजिकल स्पेस में ऑलरेडी है, लेकिन जब क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात आ जाती है तो इंडिया तीसरे या चौथे नंबर पे सबसे बड़ा एमिटर नजर आता है, जिसके चलते इंडिया के ऊपर यहाँ पे अलग अलग प्रकार से प्रेशर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पेरिस एग्रीमेंट है और जो बाकी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज हमारे सामने आ रही हैं, इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? पहली, क्लाइमेट ट्रीटी के अंदर इनइक्विटी है। ठीक है, ये इंडिया को 4th लार्जेस्ट एमिटर बनाते हैं, लेकिन अगर आप आज तक के क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात करो, मतलब कि दुनिया भर में जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिट किया गया है उसमें से इंडिया ने केवल 3% एमिट किया है, यूएसए ने 26% एमिट किया है,
चाइना ने 13% इमिट किया। मतलब आज तक क्यूमुलेटिवली आप सारे एमिशन को जोड़ दो, जितना भी डाटा रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है, तो बिगेस्ट एमिटर यूनाइटेड स्टेट्स है, जो कि आज तक का 26% ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर चुका है। चाइना 13% पे, इंडिया केवल 3% पे। अगर यूनाइटेड नेशंस के फिगर को माने तो जो रिचेस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, वो दुगना एमिट करती है ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द बॉटम 15%। और इंडिया की तो आधी से ज्यादा आबादी मिडिल क्लास में, ओके, इनफैक्ट ऑलमोस्ट आधी आबादी मिडिल क्लास में। और हमारी जो मिडिल क्लास की आबादी है, इनफैक्ट ओवरऑल इंडिया की जो आप कह सकते हो पर कैपिटा एमिशंस है, वो यूएस के पर कैपिटा एमिशन से 1/8 है और चाइना के पर कैपिटा एमिशन से 100 है। तो अगर यूएसए में 1% 100 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है, तो इंडिया में 1% केवल 100/8 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है। अगर चाइना में कोई 1% 100 यूनिट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है, तो इंडिया में केवल 100/3 एमिट करता है। मतलब चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज में जो हमारा पर कैपिटा पर पर्सन एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑथर बस यही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस लेवल का प्रेशर डाल रहा है इंडिया के ऊपर कि आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करो, ये सही नहीं है। फिर दूसरी बात यहाँ क्या बोली जा रही है? The diplomatic history of climate negotiations shows that longer-term goals without the strategy to achieve them, in the case of finance and technology transfer, solve a political problem and not a problem itself. कहने का मतलब ये है कि पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज मिली, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर लिमिट्स इंपोज की कि तुम इतना कम करोगे अपने एमिशन को, तुम इतना कम करोगे अपने एमिशन को। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप एक टाइम लिमिट दे रहे हो और एमिशन कम करने की बात कर रहे हो, लेकिन मदद नहीं कर रहे हो। डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज के पास, खासकर इंडिया के पास, किसी भी प्रकार का फाइनेंस या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस लेवल पे नहीं आ रहा जिस लेवल पे आना चाहिए। तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं डेवलपिंग कंट्री से, इंडिया से, कि ये अपने एमिशंस को कम करो, तो उस लेवल का फाइनेंस भी तो प्रोवाइड कर दो भाई, उस लेवल की मदद प्रोवाइड कर दो। हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं हम अपने एमिशंस को कम करें, बट मदद कोई नहीं आनी है। सिर्फ आपके ऊपर जोर जबरदस्ती इंपोज की जा रही है कि हाँ भाई आप एमिशंस कम करो, किसी भी प्रकार का फाइनेंस, किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये नहीं मिल रहा है। तो मतलब एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया जाता है कि 2030 तक आप अपने एमिशंस इतने कम कर दो, बट इन एमिशंस को कम करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज मदद कुछ नहीं करते, ना उनकी जेब से पैसा निकल रहा है और ना ही उनकी जेब से टेक्नोलॉजी निकल रही है। तो इसमें होता यह है कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लीडर के लेवल पे ये बात कर लेते हैं कि तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है बेस पे, वो सॉल्व नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है। The focus on physical quantities, emissions of carbon dioxide and increase in global temperature measures impact on nature, whereas solution requires an analysis of drivers, trends and patterns of resources। यही बोला जा रहा है कि भाई जितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, जिस हद तक वो ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, इन सब के नंबर्स को आप रीड करके स्टडी कर सकते हो और उन नंबर्स के हिसाब से आप सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, एक पैटर्न डिवाइस करने की कोशिश कर सकते हो, जिसके हिसाब से आप ये पता करोगे कि हाँ भाई रिसोर्स यूज का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है। अब यहाँ पे जो करंट फ्रेमवर्क चल रहा है वो सिम्टम्स को, एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करता है और डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर फोर्स करने की कोशिश करता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो लोग एक लिमिट से ज्यादा लग्जरी से रहते हैं ना, दैट इज द प्रॉब्लम। और ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोली जा रही है। दुनिया भर की ग्लोबल पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या बोलती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको वेस्टर्न कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, रीजनेबल तरीके से वेस्ट आप कह सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रो करना है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रहे हैं कि आप हमारे बराबर आने की कोशिश मत करो, आप रीजनेबल तरीके से ग्रो करो। और रीजनेबल तरीके से ग्रो करने के लिए आपको एमिशंस करने की जरूरत नहीं है, आपको एनर्जी यूज की जरूरत नहीं। ये डेवलप्ड कंट्रीज का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि ये बिल्कुल ही फ्रॉड पॉइंट है। अगर देश को डेवलप करना है, अगर देश को अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव करना है, तो किसी भी हाल में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तो करना ही पड़ेगा। तो अगर इंडिया जैसी कंट्रीज इन वेस्टर्न कंट्रीज की बात मान के अपने एमिशंस को कम कर देती हैं, तो हम अपनी ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हम कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पर कैपिटा इनकम को उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाएंगे जिस लेवल पे हमने पहुंचाने का टारगेट रखा है। प्लस ये जो नेट जीरो एमिशंस वाला जो वर्ड है, ये भी इंडिया के लिए डिजास्टर्स हो सकता है, ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। क्योंकि ये जो नेट जीरो एमिशंस वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि जितना आप एमिशन कर रहे हो उतना ही आप इन्वायरमेंट से रिमूव कर दो, बट इंडिया प्रैक्टिकली ये कर नहीं सकता। इंडिया की 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और हमारे एमिशंस
ठीक ठाक आगे आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। फिर ऑथर यहाँ पे कुछ और बातें बता रहा है। देखिए, किसी भी एक कंट्री को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो होती ही होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी लाइफस्टाइल्स को सुधारने का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी आपको अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना है तो आपको एमिशंस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आपने अपनी एनर्जी कंजम्पशन को कम कर दिया, पर कैपिटा एमिशंस को, पर कैपिटा नहीं, क्यूमुलेटिव एमिशंस को कम कर दिया और उसके बाद भी आप ग्रो करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। अगर इंडिया को आप फिर से यूएस वगैरह से कंपेयर करो तो एक और यहाँ पे फैक्टर बताया जा रहा है। देखिए, मीट, कंजम्पशन ऑफ मीट, जितना ज्यादा आप कंजम्पशन ऑफ मीट कर रहे हो वो भी ग्लोबल एमिशंस को कंट्रीब्यूट करता है। जितना ज्यादा आप जानवर खा रहे हो उतने ज्यादा आपको जानवर उगाने की जरूरत है। तो आपने जानवर उगाया, काटा, खाया, वो ऑब्वियस सी बात है जब जानवर को उगाने के प्रोसेस में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करता है, ठीक है ना, अपने एक्सक्रीटरी प्रोसेस के थ्रू। तो ऐसे केसेस में ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे मीट कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और इंडिया में मीट कंजम्पशन बहुत कम है। और मीट कंजम्पशन भी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बहुत ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। अगर इंडियंस की बात की जाए तो इंडिया सालाना केवल 4 kg मीट खाते हैं। वहीं पे अगर यूरोपियन यूनियन में एक रहने वाला पर्सन है वो सालाना 68 kg मीट खाता है। यूएस में रहने वाला पर्सन 68 के भी दुगना 136 kg मीट खाता है पूरे साल में। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएस में पूरे साल में एक पर्सन 136 किलो मीट खा रहा है और बहुत सारा बर्बाद भी कर रहा है। तो भले वो बर्बाद कर रहा हो, लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो हो ही रहे हैं ना उसकी वजह से। तो दुनिया भर में एक तो ये जो मीट कंजम्पशन वाला पॉइंट है उसमें भी जो यूरोपियन यूनियन और यूएसए जैसे कंट्रीज है वो इंडिया से बहुत ज्यादा आगे हैं और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल एमिशंस के लिए। प्लस ट्रांसपोर्ट एमिशंस, आज की डेट में जो ट्रांसपोर्ट एमिशंस है, मतलब गाड़ी वगैरह के चलने से जो एमिशंस होते हैं वो दुनिया भर के ग्लोबल एमिशंस का क्वार्टर हो चुके हैं, 25% हो चुके हैं। इनफैक्ट यूएस में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे जो एमिशन होता है उससे ज्यादा एमिशन तो यूएस में जो ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियां धुआं फेंकती हैं उससे ज्यादा एमिशन होता है। और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से होने वाले एमिशंस के ऊपर इन इंटरनेशनल फोरम्स जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में ज्यादा बातचीत होती नहीं है। फिर आप देखो तो इंडिया बहुत हद तक अपने पावर प्रोसेसेस के लिए कोल पे डिपेंडेंट है, कोल पावर पे डिपेंडेंट है। लेकिन यूएस जैसी कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि कोल के यूजेज को कम करो, अपने सोलर पावर को बढ़ाओ, जो कि इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एट द एंड पेरिस एग्रीमेंट में जो क्लाइमेट जस्टिस की बात की गई है, ये जस्टिस एक तो पहली बात पॉलिसी की तरह लेके नहीं आया जा रहा है, और जो पॉलिसी बनाई भी गई एक बार को मान ली जाए वो बहुत इनइक्विटेबल है अपनी अप्रोच में। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानने के लिए तैयार हो नहीं रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ गलत किया उसको भूल जाओ और अभी के लिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे रह के क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात करें, जो कि काफी मुश्किल है। क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे देशों में, खासकर इंडिया जैसे देशों में गरीबी बहुत ज्यादा है और इस गरीबी को हटाने के लिए डेवलपमेंट की जरूरत है और डेवलपमेंट के लिए आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत है, तो एमिशंस तो होंगे ही। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है फिट्स एंड स्टार्ट्स। यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, इंडिया और जो पाकिस्तान की रिसेंट दोस्ती हुई थी और उसके बाद जो ये दोस्ती टूट गई उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की। देखिए, इंडिया पाकिस्तान मस्ट बी क्लियर ऑन द स्कोप ऑफ देयर नेसेंट एंगेजमेंट इफ टाइज आर टू इंप्रूव। पिछले एक महीने से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का डायलॉग प्रोसेस थोड़ा अच्छा हो रहा था, लेकिन एकदम से उसमें कुछ ब्रेक लग गए। अच्छा कैसे हो रहा था, तो भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ एलओसी पे। ओके, तो बाद में ये बात करने जाने लगी कि एलओसी पे सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, इंडस वाटर पे बातचीत हुई, ये बोला गया कि भाई स्पोर्ट्समैन को वीजा दे देंगे एक दूसरे की कंट्रीज में जाने का। तो इस प्रकार की कुछ बातें यहाँ पे करी गई। फिर कुछ ऑफिशियल स्पीचेस हुई आपकी पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के द्वारा, कुछ सैल्यूटरी मैसेज एक्सचेंज हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच में। लेकिन इन सब बॉनहोमी के बावजूद भी दुशानबे में लास्ट हफ्ते जब जयशंकर साहब गए और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी गए, तो इन्होंने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज नहीं की, एक दूसरे के साथ सीधे सीधे बात नहीं करी। अब हुआ यह है कि रिसेंटली ये जो रिश्ते अच्छे हो रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसमें कुछ हुआ था। हुआ ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये बोला कि पाकिस्तान फिर से इंडिया के कपास को, कॉटन को और शुगर को इंपोर्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कॉटन की फसल
ज़्यादा हुई नहीं थी इस बार, शुगर में की भी जो पैदावार थी वो ज़्यादा हुई नहीं थी, और इंटरनेशनल प्राइसेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया में प्राइसेस इन चीज़ों के कम है, खासकर शुगर के। तो पाकिस्तान ने सोचा कि इंडिया से इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ओवरऑल जो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं उसमें एक और चीज़ अच्छी होने वाली बात हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, रिसेंटली मिस्टर कुरैशी ने कैबिनेट मिनिस्टर्स के ग्रुप बना के पीएम इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाला, और इमरान खान ने इस इंपोर्ट्स को अलाउ करने वाले डिसीजन को विड्रॉ कर लिया। इमरान खान ने बोला है कि जब तक रिलेशंस नॉर्मल नहीं हो जाते, और वो नॉर्मल कब होंगे पाकिस्तान के लिए, जब मोदी गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया, इसको रीइंस्टेट नहीं कर देते। ऑब्वियस सी बात है, नई दिल्ली इसको रीइंस्टेट करने वाला तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के इस यू टर्न को लेके न्यू दिल्ली की तारीफ इसलिए की जा रही है कि न्यू दिल्ली ने यहाँ पे पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे न्यू दिल्ली के पास एक पॉइंट था कि वो पाकिस्तान को ह्यूमिलेट कर सकता था। किस पॉइंट पे? कि भाई कभी आप लोग का तो आयाराम गयाराम वाला हिसाब है, कभी रिश्ते अच्छे कर लेते हो, कभी रिश्ते एकदम से खराब कर सकते हो। तो ये जो मिस्टर इमरान खान का यू टर्न है पॉलिसी में, इस चीज़ के ऊपर इंडिया की तरफ से कोई भी, न्यू दिल्ली की तरफ से कोई भी एडवर्स कमेंट नहीं किया है। अगर इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों की बात की जाए तो इस प्रकार के इवेंट्स अक्सर कर देखने को मिलते हैं। एकदम से रिश्ते अच्छे हुए, फिर एकदम से खराब हुए, फिर एकदम से अच्छे हुए, फिर एकदम से खराब हुए। अब बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान रिश्ते अच्छे कर रहा था, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिश्ते अच्छे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बैक एंड से जो थर्ड कंट्रीज हैं, मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते को अच्छा करना चाह रहा है। शायद उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना भी प्रो इंडिया होना चाहता है। चाइना इंडिया के मार्केट पे इस समय पे कैपिटलाइज करना चाह रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे कि जब ये इंपोर्ट्स को अलाउ करने वाला डिसीजन लिया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो उस समय पे क्या हुआ कि भाई जो पाकिस्तान की आर्मी के जनरल बाजवा हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक स्पीच दी। इन्होंने स्पीच दी कि देखिए, रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए जियो इकोनॉमिक्स, ट्रेड और कनेक्टिविटी को हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हम इनको साइलोज में लेके नहीं चल सकते। मतलब कुल मिला के पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल और पाकिस्तान की सरकार इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करने की बात कर रही है। उसको किस बात पे जस्टिफाई कर रही है? इसको इस बात पे जस्टिफाई कर रही है कि भाई लोगों की प्रोग्रेस के लिए हमें ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, चाहे आप सरकार की बात कर लो, चाहे आप पाकिस्तान की मिलिट्री की बात कर लो, दोनों के कई क्वार्टर से इंडिया के फेवर में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आए। तो फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया? एकदम से ऐसा कौन सा क्वार्टर आके खड़ा हो गया जो कि इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होने दे रहा है? इस बात पे कहीं ना कहीं क्लियरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान को अपने फॉरेन पॉलिसी स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान का जो इंटरनल रेटोरिक है वो कुछ इस प्रकार से चलता है, वो एंटी इंडिया चलता है, ठीक है ना कहीं वो अपनी जनता को, आवाम को इस बात पे बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम एंटी इंडिया है, हमने इंडिया को डरा दिया, उनके इतने सोल्जर्स को मार दिया। इस प्रकार का रेटोरिक वहाँ चलता है, और इसके चलते वहाँ की सरकारी इलेक्शन जीत जाती। जबकि कहीं ना कहीं वहाँ के सरकारी और वहाँ के इकोनॉमिस्ट इस बात को जानते हैं कि इंडिया के साथ रिश्ते करके उनके फायदे ही हैं इकोनॉमी के टर्म्स में, और इंडिया भी इस बात को जानता है। बट कहीं ना कहीं जब भी रिश्ते आगे बढ़ने की बात होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो एक प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिल रही थी, और उस प्रोग्रेस में ये था कि भाई आगे आने वाले समय में कुछ और स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे कि इस बात की उम्मीद थी कि अगर ये इंपोर्ट्स इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में शुरू हो जाते, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इंडिया अपने हाई कमिश्नर को पाकिस्तान में प्लेस कर देता, पाकिस्तान अपने हाई कमिश्नर को इंडिया में प्लेस कर देता। शायद लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो ट्रेड अभी स्थगित हुआ है वो फिर से शुरू हो जाता। शायद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही इन इंपोर्ट्स पे बैन लगाए, उसके बाद से इन सारे स्टेप्स के होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। मेहम इन म्यांमार। म्यांमार वाला इशू तो भाई ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। म्यांमार की जो जनता है, जनता बोल लीजिए, तत्मादाव बोल लीजिए, उनकी मिलिट्री बोल लीजिए, लोगों के ऊपर भर भर के वहाँ पे अत्याचार कर रही है। 27 मार्च को म्यांमार की आर्म्ड फोर्सेस का म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया गया, और इस दिन 100 प्रोटेस्टर्स को म्यांमार की आर्म्ड फोर्सेस ने मार दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में शॉक है। इंडिया ने डीप कंसर्न व्यक्त किया। इंडिया ने बोला कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। इस प्रकार की इनडायरेक्ट तरीके की बातें कह के इंडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड ऑफ किया। इंडिया ने सीधे सीधे म्यांमार की आर्मी को क्रिटिसाइज नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए। रीजन भी, हम अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखेंगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि म्यांमार में स्टेशन करके इंडिया के अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं। म्यांमार की आर्मी इंडिया के फेवर में है। नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स म्यांमार के थ्रू ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, और अभी के लिए म्यांमार की ताकत किसके हाथ में है? उनकी मिलिट्री के हाथ में। तो इसीलिए आप देखोगे कि इन सब वायलेंस के बावजूद
जब म्यांमार आर्म फोर्सेस डे मनाया गया 27 मार्च को, तो इंडिया ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को म्यांमार में भेजा। इंडिया के डिफेंस अटैचे वहां पे गए और उन्होंने इस फंक्शन को अटेंड किया। चाइना के, पाकिस्तान के, रशिया के और भी कुछ कंट्रीज के डिफेंस अटैचे गए और उन्होंने उस मिलिट्री परेड को नापी-दो में अटेंड किया। जब नापी-दो में ये मिलिट्री परेड हो रही थी, उस समय पे म्यांमार की आर्मी अपने ही लोगों को गोलियों से मार रही थी। और कहीं ना कहीं इस वायलेंस के अगेंस्ट जो बैकलैश है वो पूरी दुनिया में हो रहा है। म्यांमार की आर्मी के एक्शंस को पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दिल्ली में भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने म्यांमार की सिविलियन लीडरशिप के साथ भी और मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी अच्छा खासा, आप कह सकते हो, रिश्ते बना सकते हैं। लेकिन अब तक अगर आप देखो तो 1 फरवरी से लेकर अब तक का जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें ये बोला जा रहा है कि 570 सिविलियंस को म्यांमार की आर्मी मार चुकी है। अब यहाँ पे पहले जो रेवोल्यूशंस हुए हैं म्यांमार में और अभी के जो रेवोल्यूशंस हो रहे हैं उसमें फर्क क्या है? देखिए, इस समय पे जो रेवोल्यूशन हुआ है म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट म्यांमार के लोगों का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि म्यांमार की आर्मी ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा दिया। पहले क्या था, 1988 में जब म्यांमार में रेवोल्यूशन हुआ था और 2007 में जब म्यांमार में रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय पे एक मिलिट्री रूल ही चल रहा था और उस मिलिट्री रूल को हटा के कोई दूसरा जनरल पावर में आ गया। इस प्रकार की चीजें हो रही थी। तो पहले मिलिट्री रूल चल रहा था, वो मिलिट्री रूल बंद हुआ और उसके खिलाफ कोई दूसरा मिलिट्री रूल आ गया। तो इस प्रकार के रेवोल्यूशंस हुए थे जिसको दबा दिया गया था 1988 में, 2007 में। लेकिन अभी जो रेवोल्यूशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों से म्यांमार में पार्शियल डेमोक्रेसी है, यानी किसी ना किसी फॉर्म में तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है ना म्यांमार में। अभी इस प्रॉपरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को आपने पोस्ट से हटा दिया और उसके बजाय दूसरे आपने मतलब मिलिट्री रूल को स्थापित कर दिया। अब ये म्यांमार के लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, मतलब ये जो ट्रांजिशन की सरकार थी, डेमोक्रेसी की सरकार थी, यहाँ पे लोगों के पास कुछ फ्रीडम आ गई थी। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मतलब लेडी थी ऑंग सैंग सीकुई, जो कि लोगों के बिहाफ पे रूल कर रही थी। और डेमोक्रेसी की खास बात होती है, डेमोक्रेसी की खास बात ये होती है कि जो लीडर होता है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को पावरफुल फील करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में लेवरेज होता है कि अगली बार जब इलेक्शंस होगा तो इस लीडर को हम अपना वोट नहीं देंगे। ये पूरी की पूरी चीज़ अब म्यांमार से चली गई है। म्यांमार में हालात बहुत ज़्यादा खराब है, मिलिट्री रूल आ चुका है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट बहुत तगड़े से हो रहे हैं और जो म्यांमार के आर्मी जनरल्स हैं उनके सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। म्यांमार में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, उस बैंकिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग स्ट्राइक पे चले गए हैं और उनका जो बैंकिंग सिस्टम है इट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। उनका स्टाफ स्ट्राइक पे है, कैश काफ़ी कम हो गया इकोनॉमी में और एसेंशियल गुड्स के जो दाम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के वर्कर भी स्ट्राइक पे चले गए हैं और पैंडेमिक के समय पे जब ऑलरेडी म्यांमार की इकोनॉमिक हालत ख़राब है, उस समय पे इस प्रकार की चीज़ें करना उनकी इकोनॉमी को और नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो म्यांमार के मिलिट्री जनरल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बैंक एम्प्लॉयज़ को फिर से नौकरी पे लाया जाए, जो पोर्ट और इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको फिर से नौकरी पे लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके लिए मुश्किल हो रहा है। प्लस म्यांमार के अंदर ऑपरेट करने वाले जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जनरल्स गिव अप करने वाले नहीं है। 570 लोगों को म्यांमार की मिलिट्री ऑलरेडी मार चुकी है और वो और आगे मारती ही जा रही है। वो किसी भी प्रकार से बकल डाउन नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर भी उनके ऊपर ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली म्यांमार को बैक एंड से चाइना की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी ये एश्योरेंस मिल गया होगा कि हम आपके साथ हैं। देखिए, चाइना जैसी कंट्रीज तो म्यांमार का सपोर्ट करेंगी ही करेंगी। चाइना में खुद डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना खुद एक टोटलिटेरियन राज है और म्यांमार में भी मिलिट्री रूल आ गया है। तो जो आप कह सकते हो कि रूल करने का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आपका, चाइना और म्यांमार का एक जैसा ही है। म्यांमार में मिलिट्री है और चाइना में सिविलियन रूल है, लेकिन चाइना का रूल भी आप टोटलिटेरियन ही बोल सकते हो। वहां पे एक आदमी जी जिनपिंग और उनका पॉलिटिक ब्यूरो पूरी की पूरी मिलिट्री को, पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। स्टेट्स के पास किसी भी प्रकार की कोई ऑटोनॉमी नहीं है। तो कुल मिला के चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज के दम पे म्यांमार यहाँ पे अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार किया ही जा रहा है और म्यांमार को किसी भी प्रकार का कोई डर इस समय पे नहीं लग रहा है। बट कहीं ना कहीं जनरल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि देश की जनता भूखी हो रही है, देश की जनता सड़कों पर उतर रही है। म्यांमार की जनता से उनके राइट्स भी छीने हैं आपने, उनकी फंडामेंटल फ्रीडम्स छीनी है, उनकी डेमोक्रेसी छीनी है और अब उनकी डेली लाइफ भी खतरे में आ रही है, जो कि इकोनॉमी बहुत तेजी से म्यांमार की नीचे जा रही है। तो आगे आने वाले समय में किस हद तक और कितना वायलेंस रहता है म्यांमार में, ये तो समय ही बताएगा। ज़रूरी ये है कि, और खासकर ज़रूरी ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी है कि म्यांमार में वायलेंस कम हो। इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे एशियान की कंट्रीज़ हो, कहीं ना कहीं इनको जनता के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए,
कहीं ना कहीं इनको आर्मी के मिलिट्री जनरल्स को समझाना चाहिए कि भाई इस तरीके के बवालों को बंद करो, म्यांमार में डेमोक्रेसी रिस्टोर करो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, चाइना जैसी कंट्रीज कभी भी ये नहीं बोलेंगी म्यांमार को कि आप अपने यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर करो, क्योंकि चाइना की सरकार को तो खुद ही ये डर लगा रहता है कि कहीं उनके यहाँ पे कोई ऐसा रेवोल्यूशन ना हो जाए। बट चाइना में ऐसे रेवोल्यूशन होने के चांसेस कम है, क्योंकि चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बात इंश्योर करी है कि उनके लोगों के पास रहने के लिए पैसा हो, उनके लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हो वो अच्छे हो। म्यांमार में ये लेवरेज अवेलेबल नहीं है, म्यांमार के लोग गरीब हैं और कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक हालत और ख़राब हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उनकी आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। किस हद तक आर्म्ड फोर्सेस इसको और अपोज करेंगी ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा, और किस हद तक लोग यहाँ पे जीत पाएंगे ये भी आने वाले समय में ही पता चलेगा। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। अब आगे बात करेंगे द स्टार्ट ऑफ अ मोर ऑथोरिटेरियन एरा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है भाई हांगकांग की। हांगकांग में एक नया इलेक्टोरल प्रोसीजर आ गया है। हांगकांग में देखिए, डेमोक्रेसी तो हांगकांग में वैसे भी नहीं थी। आप कह सकते हो हांगकांग वाज नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, आप कह सकते हो कि हांगकांग वाज पार्शियली डेमोक्रेटिक। हांगकांग की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बहुत सारे, लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को हांगकांग की जनता चुनती थी, और बाकी लोगों को आप कह सकते हो नॉमिनेट किया जाता था। जो हेड था उसको नॉमिनेट किया जाता था बीजिंग की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल के आ सकता है कि हांगकांग में तो पहले भी डेमोक्रेसी नहीं थी, तो अब जो ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं बीजिंग की सरकार के द्वारा उसके ऊपर इतना रोना गाना क्यों है? भाई हांगकांग का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है और जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हैं वो पहले भी पूरी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं सिलेक्ट किए जाते थे और अब भी नहीं किए जाएंगे। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर आप वोटिंग से रिलेटेड नियम कानूनों को बदलोगे, कैंडिडेट्स की वेटिंग का आप प्रावधान लेके आओगे। कैंडिडेट्स की वेटिंग क्या है? चाइना का जो नया वोटिंग से रिलेटेड बिल आया है वो ये बोलता है कि अब हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो एक कमिटी उस कैंडिडेट को वेट करेगी और ये देखेगी कि क्या वो कैंडिडेट लॉयल है चाइना की सरकार की तरफ, और अगर वो लॉयल है तभी वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। कहने का मतलब है चाइना की जो कमिटी है वो उन कैंडिडेट्स को पहले ही इलेक्शन प्रोसेस से हटा देगी जो चाइना की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं। मतलब कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो अब वहां पर रहा ही नहीं है। जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिन्होंने कभी भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट दिया है, उनको झटके से इलेक्शन में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये जो वेटिंग के नए प्रोसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो वोटिंग के रूल्स में चेंजेस लेके आए गए हैं, ये सब भाई कहीं ना कहीं चाइना में हालात, सॉरी हांगकांग में हालात को बिगाड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो हांगकांग के लोग थोड़ा बहुत रेवोल्यूशन करके, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करके अपने राइट्स को इंश्योर कर लेते थे, अब वो भी नहीं वो इंश्योर कर पाएंगे। समझिए बात को। हांगकांग एक डेमोक्रेसी थी, बट वो डेमोक्रेसी थी चाइनीज कैरेक्टर्स के साथ। वो डेमोक्रेसी बस नाम की डेमोक्रेसी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी तो थी। एक वर्ड यहाँ पे समझाया गया है मांझ्यू नाम का। मांझ्यू दो शब्दों से बना है, एक तो बना है मान से, MAN से, जिसको मतलब होता है पीपल, और ज्यू का मतलब होता है रूल, तो मतलब लोगों का राज। तो मांझ्यू का मतलब क्या होता है? लोगों का राज। और लोगों के राज में लोगों के प्रति इलेक्टेड सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? लोगों के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो इलेक्टेड सरकार को इलेक्शंस के थ्रू हटा सके। जो भी रूल कर रहा है वो सेंसिटिव होना चाहिए लोगों की रिक्वायरमेंट्स की तरफ से, लोग पेटिशंस के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बता सकें। इस प्रकार की चीजें कहने की बात की जा रही है। अब हांगकांग में कुछ हद तक पहले ये एग्जिस्ट करता था। पहले जो हाइब्रिड रिजाइम था उसमें कुछ हद तक तो भाई लिबरल इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ हद तक इलिबरल इंस्टीट्यूशंस थे। ये जो लिबरल इंस्टीट्यूशंस थे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कुछ कर सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हांगकांग में का चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको बीजिंग की सरकार अपॉइंट करती है, एक बार प्रोटेस्ट कर करके इसको मजबूर कर दिया लोगों ने स्टेप डाउन करने के लिए। 2017 में इस चीफ एग्जीक्यूटिव के रीसिलेक्शन को भी लोगों ने प्रोटेस्ट कर करके स्टेप डाउन कर दिया। 2003 में और 2012 में जो लोकल ऑफिशियल्स थे हांगकांग के अंदर, जिनको बीजिंग की सरकार अपॉइंट करती है, वो लोकल ऑफिशियल्स कुछ नए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके आना चाह रहे थे, और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हांगकांग के लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। तो हांगकांग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को लागू होने से रोक दिया, 2003 में भी और 2012 में भी। कुल मिला के कहने का मतलब क्या किया जा रहा है? कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि 2003 में, 2012 में, और 2012 में एक और चीज हुई।
बीजिंग के मेन लैंड में जिस प्रकार की पढ़ाई चलती है, जिस प्रकार का करिकुलम चलता है इस लोकल स्कूलों में, उस प्रकार का करिकुलम हांगकांग के स्कूलों में भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही थी बीजिंग की सरकार, जिसको हांगकांग के लोगों ने प्रोटेस्ट करके रोक दिया। मतलब बीजिंग की सरकार जिस प्रकार से हांगकांग में अपने नियम कानूनों को इम्पोज करने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रेशर के चलते और हांगकांग के लोगों के प्रोटेस्ट के चलते, कहीं ना कहीं इन मेजर्स को इंप्लीमेंट होने से रोका गया है हांगकांग में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब जो नए बीजिंग के इलेक्टोरल रूल्स आए हैं, अब जो नए आप कह सकते हो पॉलिसीज आई हैं, उन पॉलिसीज के अंदर अब हांगकांग के लोगों के पास प्रोटेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है। और 2014 में, 2003 में, 2012 में, 2019 में जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है एंटी स्टैब्लिशमेंट प्रोटेस्ट में बीजिंग के अगेंस्ट, उनको ऑलरेडी या तो जेल में डाल दिया गया है या हो सकता है फांसी भी चढ़ा दिया गया हो, हमें पता ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि चाइना का एक प्रॉपर सेटअप है कि वो कभी भी किसी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं और महीनों तक पता ही नहीं चलता है वो बंदा गया कहाँ। आप सोचो, अली बाबा के चेयरमैन जैक मा, अभी तो डैनियल जैंग है अली बाबा के चेयरमैन, लेकिन पहले जैक मा थे। जैक मा एक्चुअली में फाउंडर है। सोचो, जैक मा जैसा इंसान जो कि एक समय पे चाइना में सबसे पावरफुल था, उसको तक पकड़ के चाइना की एस्टेब्लिशमेंट में जेल में डाल दिया। 2 महीने तक पता ही नहीं चला कि जैक मा कहाँ है। 2 महीने बाद जैक मा सामने आए। मतलब कि जो इतने पावरफुल लोग हैं चाइना के अंदर, उनके ऊपर भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी नकेल डाल देती और वो कुछ नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि अब हांगकांग के अंदर किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट का, किसी भी प्रकार के डेमोक्रेटिक आप कह सकते हो प्रोसेस का कोई भी स्कोप नहीं बचा है। अब जैसे बाकी चाइना के मेनलैंड को एडमिनिस्टर किया जाता है, वैसे ही हांगकांग को एडमिनिस्टर किया जाएगा। 100% सीटों में हांगकांग में डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू केवल 25% सीटें रिजर्व की गई हैं और इन 25% सीटों पे भी जो लोग खड़े होंगे उनको पहले चाइना की एक कमेटी वेट करेगी कि ये लॉयल है कि नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दिया गया है डेमो किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी को। हांगकांग में पहले से ही हाइब्रिड डेमोक्रेसी थी, फुल डेमोक्रेसी वहां पे कभी भी नहीं थी, और अब जो थोड़ी बहुत स्कोप है वो भी खत्म कर दिया गया। फिर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भाई हांगकांग के समय में जब से कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनियलिज्म मतलब जब से अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था हांगकांग में, उस समय पे भी जो गवर्नर थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ही वहां पे अपॉइंट किए जाते थे। 1997 में जब हांगकांग को ब्रिटेन ने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह चाइना को हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद जो हांगकांग के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको एक इलेक्शन कमेटी वोट करती थी। मतलब उनको एक इलेक्शन कमेटी के वोट के थ्रू अपॉइंट किया जाता था, जिसमें 1200 मेंबर्स हैं और इन 1200 मेंबर्स में ज्यादातर बीजिंग की केंद्र सरकार ही अपॉइंट करती है। आगे बात करो, अभी के लिए हालात कुछ ऐसे हैं कि 70 मेंबर्स होते थे हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन 70 मेंबर्स को बढ़ा के 90 कर दिया गया। पहले इन 70 मेंबर्स में से 35 मेंबर्स को हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली में हांगकांग के लोग इलेक्ट करते थे। अब ये बोला जा रहा है कि जो बढ़ा के 90 मेंबर्स किए गए, इन 90 मेंबर्स में से केवल 20 मेंबर को हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करेगी। तो भाई 90 में से 20 मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, बचे 70 मेंबर्स। इन 20 मेंबर्स को भी इलेक्ट करने से पहले इन सीटों पर वही लोग खड़े हो सकते हैं जिनको चाइना की सेंट्रल कमेटी अप्रूवल देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं उनको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। और जो बचे 70 मेंबर्स हैं उसमें से 30 रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन से अपॉइंट किया जाएगा और 40 मेंबर्स को वही इलेक्शन कमेटी चूज करेगी जो पहले के 70 मेंबर्स में से चूज करती थी। तो कुल मिला के यहाँ पे हांगकांग का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो थोड़ी बहुत पार्शियल डेमोक्रेसी थी, उस पार्शियल डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे हटा दिया गया है। बहुत डिटेल में मैंने इसको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हांगकांग के इलेक्टोरल प्रोसेस को, पॉलिटिकल प्रोसेस को आपको बहुत ज़्यादा घुस के समझने की जरूरत वैसे भी नहीं है। ठीक है, कुल मिला के आप इतना याद रखिए कि जो लेजुको है हांगकांग की, उसमें पहले 70 मेंबर्स थे जिसमें से 35 डायरेक्टली इलेक्ट करते थे हांगकांग के लोग। अब ये 70 बढ़ा के 90 कर दिए गए हैं, जिसमें से 20 मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इस 20 मेंबर को डायरेक्टली इलेक्ट करने से पहले बीजिंग की एक कमेटी वेट करेगी। अगर आप में से बहुत सारे लोग ढंग से मेरे एडिटोरियल डिस्कशन को पढ़ते हो तो मैंने आपको पिछले कुछ एडिटोरियल्स में ये बताया है कि ये जो 20 मेंबर्स को वेट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम क्या है। अगर आपको याद है तो आप वो नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अब जो हांगकांग की लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 मेंबर्स होंगे लेजुको में, इनमें से 20 मेंबर्स अपॉइंट मतलब डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे लोगों के द्वारा। लेकिन वो 20 मेंबर्स को पहले इलेक्शन में खड़े होने के लिए कमेटी का अप्रूवल चाहिए। उस कमेटी का नाम क्या है, अगर आपको याद हो, मैंने बता रखा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। बचे 70 मेंबर्स में से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मेंबर्स को अलग अलग प्रोफेशन से
उठाया जाएगा प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन से, और बाकी 40 रिप्रेजेंटेटिव्स को एक इलेक्शन कमेटी के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा, जिस इलेक्शन कमेटी में 1500 मेंबर्स हैं। और ये वही इलेक्शन कमेटी है 1500 मेंबर्स वाली जो हांगकांग में चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करती है, और चीफ एग्जीक्यूटिव प्रो बीजिंग है, प्रो बीजिंग स्टैब्लिशमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बचे हुए 40 मेंबर्स हैं वो भी प्रो बीजिंग एग्जीक्यूटिव्स होंगे, और जो 30 मेंबर्स आपके ऑक्यूपेशन से अपॉइंट किए जाएंगे ऑब्वियस सी बात है वो भी प्रो बीजिंग ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि किसी डेमोक्रेसी के सपोर्टर को किया जाएगा, डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स ऑलरेडी जेल में पहुंच चुके हैं। और जो बचे डायरेक्टली इलेक्टेड हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये बीजिंग के जी जिनपिंग के टट्टू ही होंगे। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों। यहाँ पे काम भर की चीज़ें मैंने आपको बताई, वैसे तो और भी बहुत बेकार सी चीज़ें लिख रखी हैं, उनको मैंने स्किप किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। वर्ड ऑफ द माउथ आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ओरली बता सकते हो इस चैनल को देखने के लिए, काफ़ी मदद मिलेगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।